We noted above that most federations are that formed by holding together don't give equal power to its constitution or constituent units. The sole state in the Union or Indian Union don't have identical powers. Some states enjoy a special status. Jammu and Kashmir has its own constitution. Many provisions of the Indian constitution are not applicable to this state without the approval of the state assembly. Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here. Similar special provisions exist for some other state of India as well as. हमने देखा कि फेडरेशन किस तरीके से होल्डिंग फेडरेशन जो है वो काम करता है फेडरेशन के अंदर, संघ के अंदर। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि सभी को इक्वल पावर देना। लेकिन कुछ यूनिट के अंदर, कुछ कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स के अंदर हम देखते हैं कि कुछ संवैधानिक क्षेत्र के अंदर या कुछ राज्यों के अंदर इनकी पावर को इस तरीके से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में शेयर नहीं किया जाता है। इन दैट कंडीशन हम क्या देखते हैं कि ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन जो है उनका आइडेंटिकल पावर जो है वो बराबर नहीं है। इसी प्रकार हम जम्मू कश्मीर के स्टेटस को देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक अलग देश के रूप में या फिर एक अलग विशेष राज्य के दर्जे के रूप में काम करता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते। क्योंकि स्टेट असेंबली जब तक उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक किसी भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मेकिंग लॉ या फिर हम कह सकते हैं कि एनफोर्स्ड लॉ या इनेक्टेड लॉ का प्रभाव जो है वो वहाँ पे डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता। बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर का टेरिटरी जो है वो अलग और स्पेशल स्टेटस जो है वो एंजॉय करता है, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग है और वहाँ की नेशनल असेंबली या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ की स्टेट असेंबली जो है वो अलग से एक नेशनल असेंबली के बराबर की तरह पावर रखती है। जम्मू कश्मीर का जो रेजिडेंट नहीं है, जो स्टेट का परमानेंट रहने वाला नहीं है, वो वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता और इवन घर भी नहीं खरीद सकता। तो इस तरह के स्पेशल स्टेटस और स्पेशल प्रोविजंस जो है वो कुछ और स्टेट्स में भी हमें देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. These territories don't have the power of a state. The central government has special powers in running these areas. This sharing of power between the union government and the state government is a basic to structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both house of parliament with at least two-third majority. Then it has to be rectified by the legislature of at least half of the total states. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedures. In case of any dispute about the division of power, the High Courts and the Supreme Court make a decision. The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. हमने क्या देखा कि कुछ ऐसी यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन के अंदर जो अपने स्पेशल पावर को एंजॉय करती है, या फिर कुछ ऐसी यूनिट्स भी हम देखते हैं जिनकी पावर बहुत लिटल है, बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ ऐसे स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट हैं जो स्टेट की तरह काम नहीं करते हैं, किसी भी स्टेट में उनको मर्ज नहीं किया गया है, वो एग्जिस्टिंग स्टेट जो है वो अलग से अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि चंडीगढ़ लक्षद्वीप का एरिया जो है या फिर कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली का एरिया जो है, टेरिटरी जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन उनको यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर रखा गया है जिसमें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो है वो वहाँ पे लागू होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो बेसिक स्ट्रक्चर पे लागू होता है, बेसिक स्ट्रक्चर पे चलता है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को बनाना इजी नहीं होता है। पार्लियामेंट कैन नॉट कि पार्लियामेंट जो है वो अकेला चेंज इसमें नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का एक हाउस जो है उसको चेंज
नहीं कर सकता। इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर 1/2 का मेजोरिटी यानी 2/3 भाग का सहमति होना, हाँ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें कोई भी अगर लेजिस्लेशन अगर करना है आपको, तो उसमें एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का यस करना यानी कंसेंट करना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी भी पावर शेयरिंग के अंदर अपना रोल प्ले करता है, और जुडिशरी का रोल प्ले अपने कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो दोनों के बीच में यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक टाई अप, या हम कह सकते हैं कि एक बॉन्डेज के रूप में काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक विजिलेटर के रूप में काम करता है, विजिलेंस का काम करता है, और दोनों के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी तरह के पार्लियामेंट्री लॉज वगैरह को लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उनके कंसेंट को सही करने के लिए या फिर उनके प्रोविजंस को सही करने के लिए जुडिशरी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी डिस्प्यूट की सिचुएशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला देने का काम करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन टेरिटरीज़ के अंदर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अपना अलग तरीके से काम करते हैं और अपने लेवल पे चेंजेस करते हैं। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज, कि फेडरलिज्म जो है वो भारत में किस तरीके से प्रैक्टाइज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. Let's look at some of the major ways in which दिस हैपन्ड। हम देखते हैं कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होना ही ज़रूरी नहीं है, या फेडरलिज्म की सक्सेस करने के लिए हम ये कह दें कि सारी चीज़ें संवैधानिक तौर पर लागू हो और इसी से काम चल जाएगा, तो इससे काम नहीं चलने वाला है, या पर्याप्त रूप से ये लागू नहीं होता है, या पर्याप्त रूप से ये चीज़ें सही नहीं हैं। अगर हमें फेडरल स्ट्रक्चर को सही तरीके से सही फॉर्म में राइट वे में लागू करना है और इसको सफल करना है, सक्सीड करना है, तो हमें क्या चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो हमारे सही तरीके से लागू होना चाहिए, और उनके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं उनको सही तरीके से हमें लागू करना पड़ेगा। अगर हमें चाहिए कि फेडरलिज्म पूरी तरीके से सक्सेस हो भारत में, तो हमें इसकी नेचर को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो इसका सिस्टम है उसको एकदम राइट वे में लागू करना पड़ेगा। और हमें श्योर करना पड़ेगा कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म यानी हमारा फेडरलिज्म के लिए जिस तरह का थिंकिंग है, जिस तरह का वे है फेडरलिज्म का, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और हमें डाइवर्सिटी और डिज़ायर के लिए लिविंग टुगेदर फेडरेशन मान के चलना पड़ेगा। हमें अपने आइडल्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और इसी तरह के एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राई टू मेक आउट द आइडिया कि हम इससे क्या समझते हैं, क्या इससे आइडिया, क्या इससे विचार जो है वो निकलता है। तो हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना, लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है भाषाई आधार पर राज्यों का समूह, यानी हर राज्य जो है उसके अंदर बहुभाषी या कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअल लोग रहते हैं। मल्टीलिंगुअल लोगों का मतलब ये रहता है कि वहाँ पे बहुत सारी भाषाओं को फॉलो करने वाले बोलने वाले लोग, इसके अलावा डायलेक्ट फॉर्म को यूज़ करने वाले लोग रहते हैं। यही हमें फेडरलिज्म की अच्छी स्ट्रक्चर की एक पहचान देता है, और इसी से हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक सक्सेस की तरफ बढ़ता है, यानी लोकतांत्रिक सफलता की ओर बढ़ता है। If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2017, you will be surprised by the extent of changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas boundaries of the name of the state have been changed. अगर हम बात करें भारत की 1947 की और 2017 की दोनों एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो हम ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, और इस तरह के चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमें
एक तरह से शॉक्ड करते हैं, एक तरह से आश्चर्य देते हैं कि नए नए स्टेट्स बने हैं, कुछ नए स्टेट बने हैं, कुछ नए एरिया जो हैं उनको बाउंड्री डिसाइड किया गया है, कुछ नए स्टेट को क्रिएट किया गया है, कुछ स्टेट को आपस में मर्ज किया गया है। In 1947, the boundary of several old states of India were changed in order to create new state. 1947 में आज़ाद जब हम हुए तो हमारी बाउंड्री जो है यानी स्टेट की बाउंड्री जो है वो फिक्स बेस पे नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे नए स्टेट बनाने के लिए उनकी बाउंड्रीज को फिक्स किया गया और उनके बीच जो भी डिस्प्यूट थे उनको ख़त्म कर दिया गया। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। और इसका मतलब सबसे बड़ा यही निकाला गया कि जिस भाषा के लोग किसी स्टेट में रहते हैं और दूसरे रीजन में उस भाषा के लोग रहते हैं तो उनको भी उसमें मर्ज कर लिया गया। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सेम लैंग्वेज के लोग जो हैं वो सेम स्टेट में रहते हैं। सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो भाषाई आधार पर नहीं बनाए गए हैं, उनका वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है अलग अलग कल्चर बेस पे, एथनिसिटी बेस पे और जोग्राफिकल रीजन बेस पे। दीज इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। इसी तरह के स्टेट के एग्जांपल हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड हमें देखने को मिलते हैं। बट द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज रेज्ड। स्टेट की डिमांड जो है वो किस तरीके से एक स्टेट को बनाने के लिए रखी गई और लैंग्वेज जो है उसको कैसे रेज किया गया, लैंग्वेज के मुद्दे को क्यों उठाया गया। सम नेशनल लीडर्स feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government registered linguistic state for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. It has also made administration easier. इस तरह से राज्यों को भाषाई आधार पर बांटना और राज्यों का इस तरह से फॉर्मेशन होना कि वो भाषाओं के आधार पर बनेंगे, हमारे देश भारत के लिए ये आसान नहीं था। और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ये लग रहा था कि अगर इस तरीके से भारत के अंदर चलता रहा तो भारत जो है वो बहुभाषी होने के कारण अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो भाषाएं हैं उनके आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग करने लगा है। इससे हो सकता है कि देश जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए यानी टुकड़ों में बंट जाए और आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसको सही करने के लिए उन्होंने एक बार तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, लेकिन बाद में इसके एक्सपीरियंस से ये पता चला कि धीरे धीरे हमारी यूनिटी बढ़ी है और हमारे स्टेट जो है वो मोर फॉर्मल, मोर ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए प्रभावी रूप से बहुभाषी होते हुए भी अपनी एकता का परिचय देते हैं और इस तरीके से भारत जो है वो एकता में अनेकता वाला देश बन जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। The second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution didn't give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of the Indians. Therefore, there were many safeguards to protect other languages. Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the constitution. A candidate in the examination conduct for the central government position may opt to take the examination any of these language states to have their own official language. Much of the government work take place in the official language of the concerned state. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi or official purpose. Many critics think that this solution favored the English-speaking elite. Promotion of Hindi continues to be official policy of the Government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on state where people speak a different language. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. अगर हम सेकेंड लेवल पे बात करें, इंडियन फेडरेशन के लिए लैंग्वेज पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे तो हमारा संविधान किसी भी एक भाषा को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है, लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है
और इन्हीं 22 भाषाओं को मान्यताओं द्वारा या 22 भाषाओं को मान्यता देकर भारत ने एकता का परिचय दिया है। हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है। भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, बाकी 60% आबादी जो है वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज को बोलता है, या फिर कह सकते हैं कि भारत में लगभग 1500 से भी ज़्यादा डायलेक्ट फॉर्म में भाषाएं जो है वो बोली जाती है। और 21 और भाषाएं हिंदी के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल्ड की गई है, जिसमें टोटल कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत में 22 भाषाओं को हमारे संविधान ने मान्यता दे रखी है। बाकी भारत के अंदर इसको एक एग्जामिनेशन के रूप में लैंग्वेज फॉर्म को देखा गया है, और जिसमें सक्सेस रेट जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, जिसमें हम कह सकते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और फेडरलिज्म अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। और विभिन्न भाषाओं को यानी मल्टी लैंग्वेज या मल्टीलिंगुअल लोग होते हुए भी हमारे भारत के अंदर भाषाओं के आधार पर भारत में एकता देखने को मिलती है। क्योंकि जैसा कि हम एग्जाम्पल श्रीलंका में पावर शेयर का देखते हैं कि तो श्रीलंका के अंदर सिंहल कम्युनिटी के लोग जो हैं वो तमिल कम्युनिटी के लोगों के स्टेटस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको ब्रूटली रिप्रेस करना चाहते हैं और उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और उनको पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं, इक्वल स्टेटस उनका नहीं होता है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता है। लेकिन भारत में इस तरह के फॉर्म जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन 65 के बाद में यानी 1965 के बाद में जैसे ही भारत में इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए स्टॉप किया गया था, यानी हिंदी भाषा को या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को जब भारत में बढ़ावा दिया गया, तो भारत के बहुत सारे राज्य जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती थी, इंग्लिश को यूज़ किया जाता था, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स जो हैं, जो अलग अलग तरह की भाषा बोलते थे, उनको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीडियम के रूप में उनको ईजियर था और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छा चल सकता था। तो कई जगह पे भारत में जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के रीजन में इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या लोकल भाषाएं जो है वो उनको वो लोग नहीं मानते थे या उनको कम बोलते थे। तो वहाँ पे वायलेंट फॉर्म और क्लैसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने और पॉलिटिकल लीडर्स ने कंसेंट किया कि भारत में किसी भी राज्य में किसी भी भाषा के लिए किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध नहीं रखा जाएगा। भारतीय संविधान जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इसके अलावा सभी राज्यों में डायलेक्ट फॉर्म या फिर मल्टीलिंगुअल सिस्टम जो है वो रहेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रहेगा। इसके अलावा आप अपने मनपसंद कोई भी भाषा बोल सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो किसी भाषा में किया जा सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया जा सकता है और डायलेक्ट फॉर्म को भी फॉलो किया जा सकता है। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देने से एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो हमारा बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से काम करता है, और इसमें हम कह सकते हैं कि भारत की सिचुएशन जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिससे हमारा कंट्री का डिसइंटीग्रेट या फिर हम कह सकते हैं कि लोगों का यूनाइटेड बॉन्ड टुगेदर जो है या होल्डिंग फेडरेशन जो है या फेडरलिज्म कह सकते हैं या डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम जो है वो बहुत ही फेयर और बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही स्मूथ हो जाता है। इससे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस भी इसमें बहुत अच्छा हो जाता है।